नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी। पिछले वीडियो में आपने प्रक्षेप गति क्या होता है और कितने प्रकार से हम वस्तु को प्रक्षेप गति करवा सकते हैं ये देखा था। तो वहां पर एक लाइन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो क्या थी कि प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। तो फ्रेंड्स, आपने जिन दो स्थितियों में प्रक्षेप गति को समझा था, आज हम उनमें से पहला केस लेने वाले हैं। अर्थात आज का हमारा टॉपिक है किसी ऊंचाई से क्षैतिज में फेंके गए पिंड की गति के लिए सिद्ध करेंगे कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो फ्रेंड्स, ये सिद्ध करने के लिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है, हम इस डेरिवेशन के लास्ट में जो इक्वेशन निकालने वाले हैं, यदि वो इक्वेशन पैराबोला परवलय की आ जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि जिस मार्ग पर प्रक्षेप चल रहा है वो मार्ग परवलय का है। इसका मतलब आप ये समझ गए हैं कि इस डेरिवेशन के लास्ट में हमको क्या निकाल के लाना है, एक परवलय का समीकरण। अब परवलय की इक्वेशन क्या होती है? फ्रेंड्स, आपने जैसे मैथ में एक सरल रेखा की इक्वेशन देखी, वो क्या होती है, y = mx + c। और भी कई सारे केस होते हैं। हमने वृत्त की, सर्किल की इक्वेशन देखी है। ऐसे ही पैराबोला की, परवलय की इक्वेशन होती है y² = 4ax या x² = 4ay। ये उसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब आप जिस इक्वेशन को लास्ट में लाएंगे, यदि वो इक्वेशन पैराबोलिक है, पैराबोला की है, तो उसमें x और y जो दो हमारे पास ये चर राशियां हैं, इसमें एक राशि का स्क्वायर होगा और दूसरे का स्क्वायर नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हमने कंडीशन ली कि ये जो AO है, ये वो ऊंचाई है जिसको हमने y नाम दिया है। इस y ऊंचाई पर, इस पॉइंट A पर हमारे पास हमारी वस्तु है जिसको हम प्रक्षेप कहते हैं, और इस प्रक्षेप को यहां हमने प्रारंभिक वेग से फेंकना है। तो वो प्रारंभिक क्षैतिज वेग लिया हमने। कैसा क्षैतिज? मतलब हम इसको ऊर्ध्वाधर नहीं फेंक रहे हैं, इस क्षैतिज सीधी लाइन से किसी कोण पर नहीं फेंक रहे हैं, हम तो बिल्कुल सीधी लाइन में, क्षैतिज में, हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं। तो बिल्कुल सीधा जो वेग हमने लिया है वो प्रारंभिक वेग लिया है हमने u। तो हमने इसको क्षैतिज वेग u से फेंका, जिससे वस्तु ये क्षैतिज वेग से ऐसी चली सीधी, और फिर गुरुत्व के कारण ये इस पर लगा गुरुत्वीय बल, जिससे इसके वेग में परिवर्तन हुआ, इसमें उत्पन्न हुआ त्वरण, जो त्वरण है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो इसके वेग में परिवर्तन हुआ और वस्तु इस मार्ग का अनुसरण करते हुए ये B वाले पॉइंट पर पहुंच गई। तो उसने इस क्षैतिज में कितना विस्थापन तय कर लिया? हमने माना x। ऊर्ध्वाधर कितना तय किया? तो ये ऊंचाई के बराबर हो गया y। तो अब ये जो मार्ग इसका बना है, इसी मार्ग को हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये आकृति किसकी है, परवलय की। मतलब जो प्रक्षेप ने जो मार्ग तय किया है, उस मार्ग का आकार परवलयाकार है। तो यही मैंने यहां लिखा है। माना किसी वस्तु को बिंदु A से प्रारंभिक क्षैतिज वेग u, ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रारंभिक क्षैतिज वेग u से फेंका जाता है, जिससे वस्तु क्षैतिज विस्थापन x, ये क्षैतिज में विस्थापन x और ऊर्ध्वाधर विस्थापन y तय करके स्मॉल t समय पश्चात इस A पॉइंट से चलकर B पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगा? t समय पश्चात बिंदु B पर पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स, प्रक्षेप गति कैसी गति है, एक विमीय या द्विविमीय, ये मैंने आपको बताया है अपनी पिछले वीडियो में।
तो आपने वहां सीखा था कि जो गति एक तल में होती है, ये एक तल, कागज में लंबाई चौड़ाई दोनों है, मतलब ये तल है, जो गतियां एक तल में होती हैं वो द्विविमीय होती हैं। तो प्रक्षेप गति भी कैसी है? द्विविमीय। तो द्विविमीय गति में जितनी भी सदिश राशियां होंगी उन सभी सदिश राशियों के दो घटक होंगे, क्योंकि द्विविमीय गति में दो एक्सिस की आवश्यकता पड़ती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हमारा विस्थापन जैसे देखियो एक्स अक्ष में कितना है एक्स और वाई में कितना है वाई। ऐसे ही जो हम वेग लेंगे, जो त्वरण लेंगे, तो जितनी भी सदिश राशियां होंगी उन सब के हमको दो दो घटक निकालने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर दो घटक में से पहला घटक माना क्षैतिज घटक जो कि एक्स घटक है, इस एक्स वाली डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर घटक जो कि वाई घटक होता है वाई डायरेक्शन में। तो अब सदिश राशियां इनमें कौन कौन सी हमको यूज होंगी? तो हमने प्रारंभिक वेग लिया था, तो प्रारंभिक वेग को दिखाते हैं यू से। तो क्षैतिज वाला एक्स वाली डायरेक्शन का है तो यू एक्स, ऊर्ध्वाधर वाई डायरेक्शन का है तो वाई। तो हम क्षैतिज वाले में एक्स का सिंबल लेंगे और ऊर्ध्वाधर वाले में वाई। तो यू एक्स की वैल्यू यू, ये क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि ये क्षैतिज घटक है और हमने यू को क्षैतिज वेग माना है। जब मैंने आपको बताया था कि ए पॉइंट से जब हम वस्तु को फेंक रहे हैं तो उस ए पॉइंट से वस्तु को प्रारंभिक वेग से तो फेंका है, लेकिन प्रारंभिक वेग जो है वो प्रारंभिक क्षैतिज वेग से फेंका, बिल्कुल सीधा। तो इसलिए अगर हम इसको क्षैतिज बिल्कुल सीधा फेंक रहे हैं तो इसलिए जो हमारा वेग है ये तो उसका क्षैतिज वेग हो गया। तो ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो गया, क्योंकि हमने इसको यदि किसी एंगल से फेंका होता, कोई कोण बनाकर फेंका होता, तो एक्स घटक भी होता और वाई घटक भी होता। या यदि बिल्कुल ऊपर सीधा सीधा फेंका होता तो केवल वाई वाला घटक होता, एक्स वाला नहीं होता। लेकिन अभी हम बिल्कुल सीधा फेंक रहे हैं तो एक्स वाला तो है लेकिन वाई वाला घटक नहीं है। त्वरण, अब यहां पर आप बहुत अच्छे से समझना, ये जो त्वरण है, जो त्वरण यहां उत्पन्न हो रहा है, उस त्वरण के उत्पन्न होने के पीछे वेग में परिवर्तन है। तो जो वेग में परिवर्तन है वो वेग में परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल। तो यदि पृथ्वी बल लगाती है तो पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने सेंटर, केंद्र की ओर खींचती है। तो इसीलिए पृथ्वी हमेशा किसी भी वस्तु पर लंबवत बल लगाती है, बिल्कुल लंबवत, सीधा। तो यदि बिल्कुल सीधा बल लगेगा तो ये बिल्कुल सीधा सीधा तो वाई वाली डायरेक्शन का है, इसका मतलब एक्स वाली डायरेक्शन में कोई बल नहीं लगेगा। यदि एक्स वाली डायरेक्शन में कोई बल नहीं लगेगा तो एक्स वाले वेग के घटक में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर एक्स वाले वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो एक्स वाला त्वरण का घटक भी तो 0 होगा। इसलिए ए एक्स कितना हो गया? 0, मतलब क्षैतिज वाला त्वरण 0 है। अब परिवर्तन किसमें हो रहा है? वाई वाले घटक में। तो वाई वाले घटक में जो परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को हम गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण कहते हैं। इसलिए वो त्वरण हमारा ए वाई की वैल्यू हो गई जी। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर क्षैतिज घटक वेग का तो हम लेकर चले थे, ऊर्ध्वाधर लेकर चले ही नहीं थे। जब ऊर्ध्वाधर 0 था तो उसमें परिवर्तन ये समझ में नहीं आया, जब ये था तो इसमें परिवर्तन 0, ये भी समझ नहीं आया। चलिए देखते हैं। देखिए, परिवर्तन का मतलब बदलना। आपने क्षैतिज घटक कितना लिया? u, और इस पूरी गति में क्षैतिज घटक यदि u ही बना रहा तो कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए तो ये 0 है। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। यदि वेग में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं तो 0 आ गया ना। अब ये जी क्यों आया? तो इसमें परिवर्तन हुआ। जब हमने इसको फेंका था तो क्षैतिज बिल्कुल सीधा फेंका था, लेकिन लगा बल, बल ने क्या किया? उसको झुका दिया, तो ये झुक गया। तो झुकने से अब वेग का क्षैतिज वाला घटक तो ये है ही, लेकिन ये नीचे की ओर भी जा रहा है, तो ऊर्ध्वाधर घटक भी जनरेट हो जाएगा। तो उस ऊर्ध्वाधर घटक के जनरेट हो जाने से उस ऊर्ध्वाधर घटक में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन की दर अर्थात जो त्वरण है उसी का नाम है जी।
अब G प्लस और माइनस दो प्रकार का होता है। यदि जो हमारा वेग में परिवर्तन है वो वेग में परिवर्तन वेग में वृद्धि हो तो परिवर्तन पॉजिटिव आएगा, G की वैल्यू आती है पॉजिटिव। और यदि परिवर्तन हमारा वेग में कमी है तो G की वैल्यू आती है नेगेटिव। तो अब आप देखिए हम लेकर कितना चले थे, 0, मतलब नीचे आने वाला तो कोई वेग था ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरेगी उस पर लगेगा बल, और बल क्या करेगा, उसके नीचे आने वाले वेग में वृद्धि करेगा। तो जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो शुरुआत नीचे वाले वेग की हुई थी 0 से, और फिर बढ़कर कुछ ना कुछ वो बढ़ गया। तो 0 से बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना, इसीलिए तो G प्लस में लिया है। अब तो समझ गए ना आप। अब इसके बाद विस्थापन, तो क्षैतिज वाला विस्थापन x, ऊर्ध्वाधर विस्थापन y, समय कितना लिया t, समय कैसी राशि है, अदिश, अदिश राशियों के घटक नहीं होते हैं इसलिए समय को t, ये भी t लिखा है। अब क्षैतिज घटक ये हो गए, ऊर्ध्वाधर घटक ये हो गए। तो ये घटक के लिए जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला x में काम करेगा, और ऐसे ही जब इस वाले घटक के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला तो वो फॉर्मूला y में काम करेगा। और x y में वही राशियां होंगी जो कि सदिश हैं, जो कि अदिश राशियां हैं उनमें ये x y का काम नहीं है क्योंकि उनके घटक नहीं होंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, देखो SAUT ये आता है गति के दूसरे समीकरण में। तो हमने लिया गति का दूसरा समीकरण, पहले लिया क्षैतिज गति के लिए। तो समीकरण होता है हमारा S = UT + ½ AT²। तो S x U x A x, T और 1/2 में कोई चेंज नहीं है। तो SX की वैल्यू x, UX की वैल्यू U, T की वैल्यू T, 1/2, AX की वैल्यू 0, T का स्क्वायर हो गया। ये 0 था, इंटू करोगे 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई UT, तो T की वैल्यू x/U, ये T की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम लगाते हैं ऊर्ध्वाधर घटक के लिए भी यही समीकरण। तो ये अब y में आ गए, SY, UY और AY। SY की वैल्यू y, UY की वैल्यू देखो 0, ये लिखिए 0, ये T लिखा हुआ है, ये AY की वैल्यू G और T का T लिखाइए। 0 के इसमें इंटू करो 0 जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/2 G²। अब इस T की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं तो हमने ये T की वैल्यू यहाँ रख दी। तो 1/2 G, ये तो सेम टू सेम है, T की वैल्यू क्या है x/U, यहाँ था T का स्क्वायर, तो x²/U², देखो यहाँ फिट हो गया। अब ये हमारा आंसर आ गया, इसके आगे हमसे और सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम चेक करें क्या ये परवलय का समीकरण है। तो परवलय का समीकरण बनाने के लिए आपको एक टर्म कैसी लेनी चाहिए, जिस पर स्क्वायर हो और दूसरे पर स्क्वायर ना हो। तो अब हम क्या करते हैं, y और x को छोड़कर जो कुछ भी है उसको हमने a मान लिया ताकि हम y और x की कंपैरिजन इजीली कर पाएं। तो ये 1/2 G/U² ये सब उठाकर क्या मान लिया हमने a। तो y, ये बाकी सब क्या हो गया a, या बचा x²। देखो y = ax², इसका मतलब y के ऊपर 1 की पावर, x के ऊपर 2 की पावर। तो ये परवलय का समीकरण है। इसका मतलब ये जो बन रहा है ये परवलय का समीकरण बन रहा है। तो ये समीकरण जो बना वो इस मार्ग का समीकरण बन गया जो कि एक परवलय का समीकरण है। तो हमने गणितीय आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इस फिगर में, डायग्राम में, चित्र में देखकर तो हमको पहले से ही पता था। तो इस प्रकार ये हमने वो पहली कंडीशन सिद्ध कर दी जबकि हम प्रक्षेप गति को किसी ऊंचाई से वस्तु को फेंककर देखते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्षैतिज से फेंकने पर जो प्रक्षेप गति होती है उसके लिए सिद्ध करेंगे कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, और जब तक वो आता है उसके पहले ये नोट्स तैयार करके इस डेरिवेशन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।